हेलो, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टडी पास यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के करीबन 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। विथ एक्सप्लेनेशन के साथ अगर करेंगे तो थोड़े से और क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, कोशिश करेंगे कि आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब करता है, बनता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो इसमें रेटिना होती है ना, रेटिना हो गया, रेटिना को ही क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल भी बोलते हैं। तो इसी पे क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज़ और आपकी जानकारी में बता दें कि आपने देखा होगा कर्निया। ठीक है, तो हमारे आँख में जो होता है ना कर्निया, किसी भी व्यक्ति को जब हम कोई भी व्यक्ति जब होता है अपना आई जब दान करता है आँख का, तो उसका पूछा जाता है कि आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है या दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो होता है आपका कर्निया ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें कुछ इमेज के वगैरह भी। देखो ये होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको लेंस बोलते हैं, जो कि हमारे आँख का मेन भाग होता है। इसी से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आइरिस जस्ट उसके बगल में होता है। कार्निया ये वाला हिस्सा ही हम किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, दे पाते हैं। कोई एक आदमी दूसरे आदमी में अपने आँख को दान कर पाता है। ठीक है, और ये पूछ लेगा, अगर पूछ ले आपसे कि रेटिना कहाँ होता है, तो पीछे वाले भाग में रेटिना रहता है। आप देख पा रहे हैं ये रेटिना हो गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो भी इमेज बनती है वास्तविक बनती है। ठीक है, तो वास्तविक बनेगी और जब भी होगा तो उल्टा होगा और वस्तु से हमेशा छोटा होगा। अर्थात कहने का मतलब होगा कि कोई प्रतिबिंब अगर ऐसे बन रहा है, ऐसे है, तो हमारा नेत्र उसको ऐसे देख रहा है। ठीक है, हमारी आँख क्या कर रही है, इस तरीके से देख रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रकाश का प्रवर्तन, बी में कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, सी में कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष किस अपक्रिया कारण बनता है या क्या होता है, क्या उसमें होता है, कौन सी परिघटनाएं होती हैं। तो आप इसमें बता दें कि इसमें जो होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इस चलिए आगे देखते हैं, कुछ इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका इंद्रधनुष। ठीक है, ये है, ये कौन सी परिघटना के कारण हो पा रही है, तो आपको बता दें वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण ये सारे 7 रंगों में विभक्त हो पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है, मतलब हमारी जो आंखें होती है वो कहाँ तक देख पाती है। पहला कह रहे 25 सेमी पर ही होता है, 25 मिमी पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। तो देखो अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जल्दीबाजी में आदमी 25 से ही मार देगा। लेकिन यहाँ पूछ क्या रखा है प्रिय बच्चों, यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है, यहाँ पे देखिए कि मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो मानव नेत्र का दूर जो बिंदु होता है उसकी कोई मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए हम उसको क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात आ जाती नज़दीक बिंदु क्या होता है, मानव नेत्र का सामान्य क्षमता कितना होता है, तब हम उसको लगाते 25 सेमी। ठीक है, लेकिन जब भी पूछ लेगा दूर, तो दूर हो जाता है क्या, अनंत होता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, जो हमारी आँख है, ठीक है, जो हमारी आँख है उसमें कौन सा लेंस होगा, ये पूछ रखा है। जैसे मान लिया कि ह्यूमन आई हो गया है ना, तो ये पूछ रखा है कि आँख में जो है कौन सा लेंस होगा, है ना, कौन से लेंस लगे रहते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तल, बी में कह रहा है कि कोई लेंस ही नहीं होता है, सी में कह रहा है उत्तल और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। हमारी आँख में हमेशा क्या रहता है, कौन से लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि उत्तल लेंस के बारे में कुछ और एक दो जानकारी हम आपको दे दें कि उत्तल लेंस जो होगा जब भी होगा, ठीक है, तो बीच में क्या होगा, वो बीच में मोटा रहेगा और किनारों पे पतला हो जाएगा, चपटा होगा। आपने पढ़ रखा होगा।
ठीक है, उसको बोलेंगे उत्तल लेंस। लेकिन जस्ट अवतल लेंस की अगर बारे में बात कर ली जाए तो अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला होता है, और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने ऊपर कुछ चीज़ का जिक्र किया था, ठीक है, थोड़ा बहुत, है ना। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है कि कांच की झिल्ली, बी में कह रहा है कि बी में कह रहा है कि अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, और डी में प्रिज्म। तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। स्पेक्ट्रम पता ही होता है आपको कि स्पेक्ट्रम जो होता है, श्वेत प्रकाश जब भी उसे गुजारते हैं तो क्या होता है, अपने विभिन्न अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग्योर वगैरह के भी नाम से जानते हैं, बिग्योर या बैजानी हापी नाला के भी नाम से हम इसको जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये है आपका क्या, स्पेक्ट्रम हो गया। तो पूछ लेगा सबसे ऊपर स्पेक्ट्रम में कलर कौन से होते हैं, तो वो आपका होता है रेड होता है। सबसे अंत में कौन सा होता है, बैगनी होता है। बीच में कौन सा होता है, तो हरा होता है। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता है, वो पूछता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो आप जवाब देंगे लाल। फिर दूसरा सवाल पूछता है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा लाल। लेकिन जस्ट अपोजिट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी। और किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वो भी हो जाएगा बैगनी। इन द सेंस कहने का मतलब कि विचलन का अर्थ ये हो गया कि झुकाव, मुड़ाव। तो आप देख पा रहे हैं इमेज में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मुड़ाव किसका है, बैगनी का ऊपर है। तो इससे आपका इतना सारा निकल के आ गया। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष जो होगा किससे दूर किया जाएगा, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या सिलिंड्रिकल। तो इसमें बताइए, आप पढ़े होंगे तो क्या पूछ रहे हैं, निकट निकट निकट। तो निकट के लिए क्या होता है, अवतल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर दे, उत्तल जो होता है वो दूर, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष पूछ लिए तो उत्तल के लिए होगा। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। फिर अगेन देखो, जब भी उत्तल लेंस होगा तो बीच में क्या होगा, बीच में होगा मोटा, किनारों पे होगा पतला, उसको बोलेंगे उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। लेकिन अवतल लेंस के बारे में बात होगी तो बीच में हो जाएगा पतला, किनारों पे हो गया मोटा, तो उसको बोलेंगे क्या, अवतल लेंस। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। फिर यहाँ पे कह रहा है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। अगर कोई कौन कितने उम्र के व्यक्ति जो है अपने आँख को दान कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए में है 10 ईयर, ऑप्शन बी में है 25 वर्ष, ऑप्शन सी में है 60 वर्ष, ऑप्शन डी में है कि इनमें से सभी। तो देखो, आँख दान करने की क्षमता के लिए ये 3 लोग एलिजिबल है, तो इसलिए इसमें से क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा कि जब भी हम आँख अपने दान करें, कोई व्यक्ति अपना नेत्र दान करता है तो वो नेत्र का कौन सा भाग दान करता है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि वो नेत्र का कौन सा भाग दान करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। अगर वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने जस्ट ऊपर ही इस बात की जिक्र कर दी थी कि किस रंग का झुकाव अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होगा, किसका कम होगा, बाकी सारी बातें मैंने बता दी। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में कह रहा है लाल, बी में कह रहा है पीला, सी में कह रहा है बैगनी, और डी में कह रहा है हरा। तो प्रिय बच्चों, आपको बता दें झुकाव, यहाँ पर ध्यान दीजिए, झुकाव किसका अधिक होगा। तो आपको पता होगा कि झुकाव किसका अधिक था, बैगनी का। ठीक है, अभी पे हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में कि ये श्वेत प्रकाश है और ये प्रिज्म लगा हुआ है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि ये जो प्रिज्म होता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। ठीक है, प्रिज्म में कितने सतह होगा ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और यहाँ आप देखो, कह रहे कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो इसमें बीच में कौन सा कलर है, हरा है। 3 ऊपर 3 नीचे, इस तरीके से भी याद रखें, क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि
तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या होता है? बताइए, तारा क्यों टिमटिमाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी तारा टिमटिमाता है तो एक चीज़ हमको ट्रिक से बता दे कुछ याद करके, तारा टिमटिमाएगा तो क्या होगा? अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है ना, ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन। तो इसीलिए उसमें अप आ रहा है, तो आप जो है तारा जब भी टिमटिमाएगा तो उसमें क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये है आपके तारे, है ना, जो कि आकाश में टिमटिमाए पड़े हैं, है ना। तो ये किसके कारण हो पा रहे हैं? तो ये हो पा रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉन पता है किसकी? बता दें कि इसका मान जो होता है ऑप्शन ए 10 पे -10 मीटर होता है, हमेशा मीटर में मापा जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मानव नेत्र 2 है, ठीक है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो हमारी आँख है, ठीक है, जो हमारा आँख है कितने हैं? एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अब इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आँख है इसका क्षेत्र क्या है, कितना एरिया तक ये देख पाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें, है ना, कि यहाँ पे जो है इस आँख से हम कितने तक देख पाएंगे? 90 डिग्री, प्लस इस आँख से कितना देख पाएंगे? 90 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल होगा इसका? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 180। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो ये आपको कि ऑप्शन ए में कह रहे हैं NaOH3, है ना, H2O होता है कि CSO4 होता है, 2H2O होता है कि CSO4 1/2H2O कि NaCl। तो जिप्सम जब भी पूछेगा तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 2H2O होता है। अगर इसमें हम लोग क्या कर दे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी 1/4 का, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ही हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो जाएगा। ये क्या है? NaCl। तो आपको पता ही है NaCl नमक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये है आपका क्या? जिप्सम। ठीक है, ये आपका क्या है? तो ये है जिप्सम। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैंने बता रखा था आपको अभी जस्ट ऊपर, CSO4 2H2 क्या होता है? तो ये होता है जिप्सम। और इसी में 1/4 से मल्टीपल करा देंगे, CSO4 है ना, हाफ H2O, तो यही आपका क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मूर्ति बनाने में हो जाएगा, है ना। ज़्यादातर उपयोग इसका जो होता है वो आपका डॉक्टर को देखे होंगे, है ना, जब भी किसी का हड्डी उड्डी टूटता है तो प्लास्टर करने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ठीक है, NaCl क्या होता है? तो NaCl जस्ट ऊपर जिक्र हुआ था कि ये नमक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये डॉक्टर है कोई, ये कोई पेशेंट है जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो इनको मरम्मत में किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? क्या बात है, अभी जस्ट मैंने ऊपर जिक्र शायद किया था। तो यहाँ पे कितने सतह होंगे आपको बताना है। ठीक है, तो सतहों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 5 होती है, क्योंकि ऑलरेडी पता है ऐसे प्रिज्म होता है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4, एक नीचे 5। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3, एक जस्ट पीछे 4, एक सबसे नीचे 5 एरिया होते हैं इसके, 5 सतह। यहाँ पे कह रहे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो कोई व्यक्ति जब चंद्रमा पे खड़ा होता है तो उसको हमेशा आकाश कैसा दिखाई देता है बताइए? तो उसको आकाश दिखाई देगा काला, नीला, उजला, लाल, ये सब दे रखा था, काला होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहे हैं कि साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइट्रिक अम्ल पूछ रहा है, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहे हैं इमली, बी में टमाटर, सी में संतरा नींबू और डी में दही। तो आपको बता दिया जाए कि जो साइट्रिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? संतरा और नींबू में। ठीक है, थोड़े से और देखते हैं हम आगे कि इसमें क्या है। ऑप्शन ए इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? आप हमें
बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाएगा, ठीक है। दही में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल होता है जो कि आपका दही में होता है, ठीक है। और इमली वाला आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल के स्रोत होते हैं ये लोग, है ना। आंवला हो गया, नींबू हो गया और ये संतरा हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो देखो जब भी हमें फल की प्राप्ति करनी होगी, देखो पहला ऑप्शन है में कह रहे हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीज। फूल का कौन सा भाग फल में बदलेगा? तो वो है आपका अंडाशय। बिना अंडाशय का कोई फल बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात आती है, दो ऑप्शन और है। पुंकेसर किस में पाया जाएगा? तो पुंकेसर हमेशा नर जो पौधा है उसमें पाया जाएगा। स्त्रीकेसर किस में पाया जाएगा? ये मादा फूल में पाया जाएगा, ठीक है। बीज तो आपको पता ही है, लास्ट फल ही होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। परागकोश क्या होता है? जो भी पंखुड़ियाँ होती है इसको परागकोश बोलते हैं। ये जो होता है ये आपका योनि क्षेत्र होता है। पत्ती क्या होता है? नीचे वाले को पत्ती बोलते हैं। अंडाशय जो बीच वाला भाग होता है, देख रहे हैं ना, यही होता है अंडाशय, और यही फल का भी जिम्मेवार होता है, ठीक है। इसको अंडाशय बोल देंगे। बाकी ये होता है डंडे, ठीक। ये फूल का स्ट्रक्चर। इसमें से भी एग्जाम में कई पार्ट कुछ भी पूछ सकता है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? अब अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि नर, बी में कह रहा है कि स्त्री, सी में कह रहा है दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? इसमें से हो जाएगा, पुंकेसर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए नर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, ठीक है। तो पहले तो सवाल का आंसर ये हो गया कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं पकड़ लीजिए कि अलैंगिक जनन होता है ना। अब उस विधि को हम क्या बोलेंगे ये बताना है आपको। तो नंबर ए में मुकुलन, बी में विखंडन, सी में बीजाणु जनन, और कह रहा है कि इनमें से सभी, डी में। तो कौन सा होगा? चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये कोई है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई अमीबा है, ठीक है ना। ये कोई क्या है? अमीबा हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया प्रकृति की ये होती है इस तरीके से, पहले ऐसे था, फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ये आपका एकदम इस तरीके से बढ़ जाएगा। एक सेकेंड, ऐसे। तो देख रहे हैं ना, इसमें क्या हुआ? इसमें आपका हो गया विखंडन, हो गया, अलग अलग हो गए। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विखंडन विधि के द्वारा। ये इसकी विधि कौन सी होती है? विखंडन होती है, ठीक है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो अभी तक आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होगा, बताइए। ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 7। तो श्वेत रंग जो होता है हमेशा 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। देख पा रहे हैं यही आपका श्वेत है जो अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ के रहे हैं, वाइट लाइट, ठीक है। बाकी ये आपके प्रिज्म हो गया और ये सारे कलर हो गए। यहाँ पे कह रहे हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अब प्रजनन पूछ रहा है कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होगा, वो कौन सी विधि थी? अभी जस्ट हमने ऊपर समझा रखा था, प्रजनन जो अलग हो रहे थे, तो उसको हमें बताना है। उस प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इष्ट बोलेंगे। अमीबा, पैरामेशिया, ठीक है, मलेरिया कुछ नहीं, इष्ट होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हो गए आपके इष्ट, इमेज में इष्ट कोर्स का हो गए, ये इष्ट विधि होगी, ठीक है। अब मुकुलन क्या होगा? थोड़ा सा अपने को अंतर कर लिया, फिर आप देखिए एक नया बना दिया, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये अलग हो गया, और फिर क्या हो गया? छोटे 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 सब अलग अलग बट गए, और इसी को क्या बोलते हैं? मुकुलन की श्रृंखला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि परागकोश में होते हैं, क्या होगा परागकोश में? तो अब नंबर ए में कह रहा है कि बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और परागकण। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर परागकोश में हमेशा परागकण होते हैं, इसको याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कह रहे कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण है? पपीता हो गया, सरसों, अडोल, इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है आपका पपीता, ठीक है। और बाकी सब देख सकते हैं आप।
अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर दूँ, बच्चों कन्फ्यूज होंगे कि एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है। आप शायद पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा, जब भी आप किसी लहसुन को बोइएगा, है ना, एक छोटा सा लहसुन ले लीजिए, लहसुन, ठीक है, मैं ये लहसुन बना दे रहा हूँ यहाँ से, उसको बोइए, और एक छोटा सा सरसों बोइए, दोनों में क्या अंतर होगा। देखिए, जब भी सरसों निकलेगा ना, इसके 2 पत्ते निकल के आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, बीज मतलब उत्पन्न होते समय। लेकिन लहसुन में क्या होगा ना, वो सीधा चला जाएगा। मक्का ले लीजिए, मक्का में जब भी आप बोएंगे ना, तो क्या होगा, एक सीधा गुफा निकलेगा, वही गुफा आगे तक चला जाएगा। गन्ना ले लीजिए, गन्ना में जब भी आप गन्ना को बोएंगे ना, तो क्या होगा, वो सीधा ही निकलेगा। तो ये सारे लोग एक लिंग में आ जाते हैं। त्रिलिंग में क्या होता है कि जब भी जो पत्ते का जाएगा ना, मतलब तो वो 2 भागों में बढ़ता चला जाएगा। जैसे आम का गुठली बो दीजिए, तो निकलेगा तो हमेशा 2 भाग में निकलेगा, इस तरीके से करके। यहाँ पे कह रहे हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है जनन कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 1। तो जिसने पढ़ रखा होगा बताएगा जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन आपका जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि, है ना, कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपका। सॉरी, ये हो गया 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार, तो यहाँ देखिए हम लोग कर देते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक होता है, पढ़ रखा होगा आपने, कि लैंगिक होता है, ठीक है, और एक होता है अलैंगिक। आप समझ जाएंगे, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है ना। अलैंगिक, ठीक है, एक लैंगिक हो गया और एक अलैंगिक हो गया, ठीक है। तो अलैंगिक किस में पाया जाएगा, जो पुष्प हो गए, पौधे हो गए, बाकी सारी चीज़ें। लैंगिक किस में पाया जाएगा, जैसे कि नर हो गया, बाकी जिसमें सारी चीज़ें, जैसे जानवर हो गए सारे। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को किसने समझाया सर्वप्रथम, तो जैव विकास को ऑप्शन ए में लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, वाइसमान, किसने समझाया था, पढ़े होंगे आप लोग। तो इनको समझाया था लैमार्क ने जैव विकास। तो डार्विन, देखिए इसमें बी में क्या कह रहा है, डार्विन ने क्या विकासवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, मतलब जो स्त्री होती हैं उनमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए में XX, बी में XY, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, बोलिए। इसमें हो जाएगा आपका, स्त्रियों में होता है XX, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मेल में क्या होगा, मेल में XY और फीमेल में XX। कह रहा है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ए में कह रहा है 26, बी में 14, और सी में 23, और डी में 18। तो कितने जोड़ी होंगे बताइए। पहले तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो अभी तक आप पढ़ लिए होंगे कि 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, जोड़ा। अब जोड़ा मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सवाल था, है ना। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप इसी तरीके से देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।